ईस्टर्न फ्रंट की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर इस वक्त तनावपूर्ण हालात हैं। भारत से पिटा चीन बदले की फिराक में घूम रहा है और खबर यह मिल रही है कि चीन ने अपनी तरफ जंगी जहाजों का बेड़ा जमा करना शुरू कर दिया है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए इसी ईस्टर्न फ्रंट पर भारतीय फाइटर प्लेन की एक्सरसाइज भी शुरू हो रही है। वैसे भारत के लिए चीन का धोखा कोई नई बात नहीं है, इसलिए इस बार भारत भी पूरी तरह से तैयार है और यह तैयारियां भारत पिछले लंबे वक्त से कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के तवांग से इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखिए और जानिए कि कैसे भारत की पुख्ता तैयारियां चल रही हैं। यह तवांग से अब तक की सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट है। Tango 3 for Alpha 1, will go over. अगर चीन ने हिमाकत की तो ऐसे ही धुआं धुआं कर देंगे। चीनियों बहुत ध्यान से सुन लो, अगर भारत की सीमा में फिर घुसे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। चीनियों देख लो, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी तैयारी हो चुकी है। बोफोर्स, तोप, गोले, हथियार, हेलीकॉप्टर, सब कुछ एलएसी पर तैनात है। चीन को कूटने की पूरी तैयारियों के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वो वीडियो ध्यान से देखिए जो पूरे देश में वायरल है और जिससे भारतीय सैनिकों की वीरता का अंदाजा लगता है। हालांकि यह वीडियो इस ताजा झड़प का नहीं है, लेकिन इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी तरह से भारतीय जवानों ने चीनियों को खदेड़ा होगा। यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर के महीने का बताया जा रहा है और यह भी तय है कि यह ईस्टर्न बॉर्डर यानी अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। सामने बड़ी संख्या में चीन के फौजी हैं जो भारत के हिस्से में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान बड़ी बहादुरी से उन्हें उनके ही इलाके में खदेड़ देते हैं। अब चीन की साजिशों का पर्दाफाश भी हो रहा है। यह चीन के शिगत्से एयरबेस की सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर है जो एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत में है और चीन ने एयरबेस पर खतरनाक हथियार तैनात कर रखे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहां पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान तैनात हैं। एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। चीन की हरकतों पर भारतीय वायुसेना की भी पूरी नजर है, इसीलिए वायुसेना ने ईस्टर्न फ्रंट के सारे एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। यही नहीं, 15 से 25 दिसंबर तक बड़ी एक्सरसाइज का भी ऐलान कर दिया गया है। मोर्चे पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन की तैनाती कर दी गई है और साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार सिस्टम भी एक्टिव हो गए हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर जो एक्सरसाइज भारत करेगा, उस दौरान असम में तेजपुर, छबुआ और जोरहाट एयरबेस के साथ साथ पश्चिम बंगाल में हाशिमारा एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे। कमांड लेवल की इस एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स ईस्टर्न सेक्टर में अपनी क्षमताओं को परखेगी। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स फिलहाल 4 एयरबेस को एक्टिव करके एक्सरसाइज करेगी। ये एयरबेस असम और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और इन्हें हाईटेक बनाया गया है। ये उसी जून 2020 की तस्वीरें हैं जब गलवान में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। तब देखिए, ईस्टर्न बॉर्डर के एलएसी पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर इसी साल अक्टूबर की है जिसमें चीन की तरफ से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। चीन लगातार ऐसे उकसावे वाले कदम उठा रहा है। वैसे भारत ने अपनी तैयारी तभी से शुरू कर दी थी जब 2020 में गलवान हुआ था। भारत को पता था कि चीन ईस्टर्न फ्रंट पर भी ऐसी ही हिमाकत करेगा और वही हुआ। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद इसी ईस्टर्न बॉर्डर की एलएसी पर गए थे और तभी से भारत की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही थीं। भारत को पता है कि चीन जैसे धोखेबाज मुल्क के साथ युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए भारत ने अपनी तैयारियां पूरी रखी हुई हैं। यह वही तवांग है जहां चीन लगातार एग्रेशन कर रहा है और यहां से चीन का एरिया लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। इसी बॉर्डर एरिया में जमीन के अंदर भारत ने ऐसे ही बंकर बनाए हुए हैं, पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक। इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी का मतलब यह है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी, अंडरग्राउंड होगी, चाहे वो कमांड बंकर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन बंकर हो,
चाहे वो एम्यूनिशन बंकर हो, चाहे वो अलग अलग हथियारों को फायर करने की जगह हो। हमारा मेडिकल एड पोस्ट भी इंटीग्रेटेड है, हमारा कुक हाउस भी इंटीग्रेटेड है। मतलब एक बार अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो अगर हमारे पास राशन, एम्यूनिशन, केरोसिन और बाकी हथियार हैं तो हमें इस इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम दुश्मन का सामना यहाँ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेलिटी को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करे, उसको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ कितनी मैन पावर है, कहाँ पर कौन सा हथियार फायर हो रहा है, क्योंकि हर हथियार की हमने ऑल्टरनेट और प्राइमरी लोकेशंस भी बना रखी हैं। जैसा कि सुन ने कहा है, डिफेंड इन अ वे दैट एनिमी डज नॉट नो वेयर टू अटैक। इस तरह डिफेंस करिए ताकि एनिमी को ये ना मालूम हो कि हमें अटैक कहाँ करना है। युद्ध के हालात में अगर इन बंकरों पर चीनियों ने गोले भी दागे तो यहाँ मौजूद सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये इतने मजबूत हैं कि यहाँ से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। चीन अपने इलाके में जो कुछ भी करेगा वो सब सर्विलांस के थ्रू यहाँ रिकॉर्ड होगा। ये कम्युनिकेशन बंकर के अंदर का वो एक्सटेंडेड बंकर है जहां पर अगर आर्टिलरी फायर एनिमी करता है तो ठीक इसी जगह पर जाकर यहाँ से दूसरी जगह यानी ट्रेंचेस के जरिए दूसरी लोकेशन पे आसानी से भारतीय सेना के जवान जा सकें, और इसीलिए इसे फॉक्स होल के तौर पर तैयार किया गया है। वेपन के तौर पर इंसास 7 में 6 और 7.62, वहीं पूरा सेट, और यहाँ पे 24 घंटे सिक्योर लाइन है, जिसके जरिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय होने वाली गतिविधि है उस पर भारतीय सेना की पूरी नजर है। कितनी सिक्योर लाइन है और मेन जो इस समय इसका रोल क्या है? ये लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एनिमी का इंटरफेरेंस होना लगभग नामुमकिन है। ये लाइन जो है इन्फेंट्री को और आर्टिलरी को आपस में जोड़ती है। हर तरह का इंफॉर्मेशन जो हमें एनिमी से चाहिए, उसका मूवमेंट, उसका मनूवर या कितनी तादाद में वो फोर्स लेकर आ रहा है, जो जहाँ भी फॉरवर्ड पोस्ट में जिस किसी भी ऑब्जर्वेशन पोस्ट में वो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है वो सीधा यहाँ पर आती है, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जहाँ जानी चाहिए वहाँ भेजी जाती है। इस समय ट्रेंचेस बनाए हुए हैं। ये ट्रेंचेस पूरी तरीके से जो आर्टिलरी गन्स हैं उनके गोलों से भी ये रोकथाम कर सकती है, और इसीलिए जो हार्ड रॉक्स हैं उसके अलावा जो आयरन अलग अलग बाउंडेड चीज़ें हैं उनसे इसे तैयार किया गया है। और ये 30 मीटर का ट्रेंच है जो सीधा दुश्मन के खेमे के अंदर की तरफ ले जाता है। हम जिस जगह से निकले वो कम्युनिकेशन बंकर था। अब मेन एक्टिविटी जहाँ पर हो रही है, इसका मतलब जहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हर एक हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत पिछले कई सालों से ये ट्रेनिंग कर रहा है। इस ईस्टर्न सेक्टर में प्रतिकूल मौसम के बावजूद ऐसी ट्रेनिंग होती रहती है। यहाँ चीन के संभावित हमले के खिलाफ मॉक ड्रिल हो रही है, और अगर चीन अपने टैंक के साथ यहाँ दाखिल हो गया तो फिर उसे कैसे विफल करना है, इसकी ट्रेनिंग हो रही है। दरअसल सबसे पहले कम्युनिकेशन एरिया से कम्युनिकेट किया गया, और फिर उसके बाद उन्हें कम्युनिकेट करने के बाद लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड बताया गया, और फिर उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत ये जानकारी शेयर की गई। आर्टिलरीज को अलर्ट रखा गया। दरअसल टुडेज रेजिमेंट एंड फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी मैकेनाइज कही जाने वाली भारतीय सेना के मैकेनाइज कॉलम, साथ में जो फॉरवर्ड लोकेशन के ट्रूप हैं वो अलग अलग ट्रेंचेस में मूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर जो है वो, साथ में जो 6 और वेपन है उसको लेकर इस समय सेना के जवान पूरी तरीके से रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और इसके साथ यही जो कैपेबिलिटी है भारतीय सेना की बताता है। दरअसल चाइनीज पीएलए सायोप्स के तहत लगातार ये कोशिश करता आया है कि वो बता सके, दिखा सके कि भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, लेकिन ये दरअसल भारतीय सेना की कैपेबिलिटी दर्शाता है और दिखाता है। ये सामने का एरिया दरअसल जहां हम हैं यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कोना काउंटी एरिया है चाइनीज पीएलए का, और इस एरिया में चाइनीज पीएलए ने डेप्थ एरिया में एक्सरसाइज की, इंक्रीज किया डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद अब जाकर जो भारतीय सेना है इसको मॉनिटर कर रही है। चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए यहाँ पर बोफोर्स को भी तैनात किया गया है। ये वही बोफोर्स है जिसने 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। कारगिल में पाकिस्तान ऊपर की पोस्ट पर काबिज था, और बोफोर्स के गोलों ने पाकिस्तान की वहीं पर कब्र बना दी थी। तवांग में भी अगर कल को चीन ने ऐसी हिमाकत की तो यहाँ भी बोफोर्स की तैनाती है, जो और भी आधुनिक हो चुकी है। कारगिल युद्ध से लेकर अभी तक इन बोफोर्स गन ने अपना लोहा मनवाया है। ये 155 mm बोफोर्स गन, जिसका रेट ऑफ फायर 14 सेकंड में 3 राउंड है, करीबन 31 किलोमीटर तक इसकी इंपैक्टफुल रेंज है। यही नहीं बल्कि ये एक्सटेंडेड
रेंज इसकी अलग अलग एम्यूनेशंस के साथ हो सकती है। इस समय हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हैं जहां पर इन बोफोर्स गन को डिप्लॉय किया गया है। दरअसल चाइनीज पीएलए ने जब डेप्थ एरिया में एक्सरसाइज करनी शुरू की तो भारतीय सेना ने अपनी बोफोर्स गन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब रखा, ताकि लद्दाख की तरह अगर कहीं से भी चाइनीज पीएलए मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है या फिर अपने लाइट टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट रेजिमेंट को लेकर आता है तो उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। इसीलिए मजबूती के साथ इस समय भारतीय सेना ने अपने बोफोर्स गन और साथ में M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर के साथ साथ पूरे इस एरिया की घेराबंदी की हुई है। 1999 से लेकर अब तक बोफोर्स बहुत बदल चुकी है, वो अत्याधुनिक हो चुकी है। अब उस पर गन डिस्प्ले यूनिट लग चुका है जो ऑटोमेटिक है। 42 किलोमीटर तक ये गोले दाग सकती है। पहले करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगता था जब ये ओपी ऑफिसर इधर बताता था और फिर उसके बाद इस गन को पोजीशन लिया जाता था। रेट ऑफ फायर करीबन 14 सेकंड के अंदर 3 राउंड। लेकिन अब इस गन डिस्प्ले यूनिट से सब कुछ बदल गया है। ये गेम चेंजर है। कैप्टन प्रतीक, किस तरीके से इफेक्टिवनेस बढ़ गई है और खास तौर पे इस गन के जरिए सटीक जो निशाना है वो अब लगाया जाता है। अगर मैं आपको पहले के बारे में बताऊं, पहले सारा डाटा कैलकुलेशन और डाटा का पैसेज मैनुअली हुआ करता था जिसमें कि काफ़ी टाइम लगता था। अभी हमने शक्ति आर्किटेक्चर की मदद से इसको हम कंप्यूटराइजेशन के कंप्यूटर के ऊपर ले आए हैं। अभी सारा डाटा ओपी से लेकर गन तक कंप्यूटर के थ्रू जाता है जिसकी मदद से स्पीड डाटा ट्रांसफर की बहुत ज़्यादा बढ़ी है और ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। कितनी इफेक्टिवनेस है इसकी, रेंज, साथ में रेट ऑफ फायर और साथ में कैलकुलेटेड तरीके से? हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं यहाँ सर आप खड़े होकर 42 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं और जैसे ही ओपी ऑफिसर मेरे को डाटा प्रोवाइड करता है मैं उसके 1.5 से 2 मिनट के अंदर में पहला गोला फायर कर सकता हूँ। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए सिर्फ बोफोर्स ही नहीं है बल्कि यहाँ पर और भी हथियारों की तैनाती की गई है और हर रोज इन हथियारों से प्रैक्टिस भी होती है। ये भारतीय सेना की L-70 एयर डिफेंस गन है। 300 राउंड पर मिनट फायर करने की इसकी क्षमता है। इसे ड्रोन किलर भी कहा जाता है। करीबन 3.5 किलोमीटर तक अपने टारगेट को इफेक्टिवली ये एंगेज कर सकता है। इसे हाईली इक्विप्ड किया गया है। BL सिस्टम ने इसे भारतीय यानी मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता के साथ बनाया है। इसमें ऑप्टिकल सेंसर, साथ में जो नाइट विजन डिवाइसेस, कैमरास, वो सब लगे हुए हैं और ये अपने टारगेट को करीबन 3.5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है और यही इसकी क्षमता है जिसकी वजह से इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। नाइट विजन कैपेबिलिटी के साथ ऑल वेदर ये एडी गन इफेक्टिवली काफी ज्यादा अहम और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एरियल टारगेट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे हालात में ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ मौसम इतना खराब रहता है, इसीलिए जवानों को यहाँ कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लोकेशन पर 17,000 फीट तक के ऑल्टीट्यूड के अलग अलग माउंटेन्स हैं और ऐसे में 14 दिन के एक्लिमेटाइजेशन के बाद भारतीय सेना के ये जवान और ऑफिसर्स उन फॉरवर्ड लोकेशंस पर जाते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग और ये रॉक क्राफ्ट कितना चैलेंजिंग और खास तौर पे जब अनफेवरेबल टेरेन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसको डोमिनेट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, किसी भी पहाड़ी इलाके में अगर आपको सर्वाइव करना हो और आपके टास्क को अंजाम देना हो तो आपको रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग निहायती बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग ट्रूप्स को उसी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो किसी भी लोकेशन में टेरेन और किसी भी रॉक सरफेस को वो नेगोशिएट करके वो अपने टास्क को पूरा कर सकें। माउंटेन्स बहुत अनइवन है जिसमें कई अलग अलग एरियाज भी हैं, फ्लैट है, स्ट्रेट है, एंगल डिफर करता है, वेरी करता है, स्लिपरी है। कितना बड़ा चैलेंज है ये? शुरुआत में किसी भी बिगिनर के लिए चैलेंज होता है, लेकिन जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं, हम रोज़ाना अपना ये रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग करने की वजह से हम इस सर्फेसेस के लिए हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और ये हमारे लिए एक अमूमन आम तौर पर ये एक रेगुलर ट्रेनिंग अफेयर बन जाता है। भारतीय सेना बहुत पहले से ही चीनियों की हरकतों पर नजर रख रही है क्योंकि सेना को यह पूरा अंदाजा था कि चीनी इस बार ईस्टर्न सेक्टर में ऐसी ही कोशिश करेंगे जैसी उन्होंने गलवान में की थी। इसीलिए यहां ईस्टर्न सेक्टर में एविएशन ब्रिगेड की तैनाती की गई है। भारतीय सेना ने ईस्टर्न कमांड में पहली बार एविएशन ब्रिगेड को सेटअप किया है। इसका मकसद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर करना। इसमें सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसे हिरॉन मार्क 1 जैसे यूएवीज, उसके अलावा
हेप्टर्स और अटैक हेप्टर्स शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के साथ इंटीग्रेटेड रोल में एक जॉइंटमेंट शिप के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी इस समय भारतीय सेना कर रही है। चाहे रुद्र हो या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, अपाचे चिनूक या चिनूक के जरिए अल्ट्रा लाइट होविट्जर M777 गन्स को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे डोकला और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग के ठीक सामने चाइनीज PLA का जो कोना काउंटी एरिया है वहां पर उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। चाइनीज PLA ऑपरेशनल डेप्थ एरिया में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में वो अपने आर्म्ड UAVs, साथ में लाइट टैंक्स और मिसाइल रेजिमेंट और रॉकेट रेजिमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रही है। युद्ध के हालात में कैसे फॉरवर्ड बेस पर सप्लाई पहुंचानी होगी, ये पूरा काम एविएशन ब्रिगेड का ही होगा। इसलिए यहां पर अत्याधुनिक और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया है। ये इंडियन आर्मी एविएशन का फॉरवर्ड बेस है और यहां से ट्रांजिट के तौर पर भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशंस पर अपनी सप्लाई, ट्रूप मूवमेंट्स, आर्म्स और एमिनेशंस को लगातार भेजती है। यहाँ तक कि मेरे ठीक पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और इसके साथ साथ रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर के पैकेज फॉर्मेशन में हेरॉन UAVs इस पूरे एरिया की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, वहाँ पर टो लेने के लिए सर्विलांस के तौर पर ये रेकी मिशन पे जाता है। उसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रही जितनी भी हरकत है उसे मॉनिटर करता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पर ये पूरी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम में देता है, जहां से भारतीय सेना और वायुसेना इसे प्रॉपर मैन करती है। दूसरा हेलीकॉप्टर है, हाँ। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है इंडियन आर्मी के पास, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पेड़ों की ट्री लाइन से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लोकेशन से मैनूवर करके स्किल पायलट्स के साथ कहीं से भी एंटर कर जाता है एनिमी एरिया में, दुश्मन के इलाके में। ये आपका रुद्र हेलीकॉप्टर है जो मैनूवर कर रहा है। आज जैसे कि आपने देखा उस ट्री लाइन से दुश्मन को बिल्कुल अपनी प्रेजेंस का नहीं बताते हुए वो यहाँ से पॉपअप कर रहा है और बिल्कुल लो ऑल्टीट्यूड में जाके उस हैंगर के पीछे वो वापस लैंड करता है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए एक UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेरॉन की भी यहाँ तैनाती है। ये सर्विलांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरे ठीक पीछे इस समय हेरॉन है, जो कि सर्विलेंस के लिए आई इन द स्काई का काम करता है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में पूरी फीड देता है। तो ये हेरॉन मार्क 1 कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है? हेरॉन मार्क 1 इंडियन आर्मी का सर्विलियंस का हम इसको बैकबोन भी बोल सकते हैं। इसका एंड्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली 24 to 30 आवर्स है एंड द ऑल्टीट्यूड एट विच इट कैन गो इज 30,000 feet। एंड राइट नाउ इफ इट इज इन द vicinity of TBA, that is tactical battle area, then from there it can give us the continuous feed of the entire battlefield. And right now you will witness, I'll request if you can see the landing first. ये समय हेरॉन मार्क 1 लैंड कर रहा है और ये भारतीय सेना के लिए आई इन द स्काई का काम करता है और इसी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली हर एक हरकत को ये मॉनिटर करता है। ये भारतीय सेना का हेरॉन मार्क 1 है। इसे आई इन द स्काई कहा जाता है और ये इजराइल से लिया गया है। हेरॉन मार्क 1 जो कि इस समय सर्विलांस के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किया गया है और खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि भारतीय सेना इसके जरिए हर एक होने वाली हलचल का ध्यान रख सके। हेरॉन मार्क 1 कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है? हेरॉन मार्क 1 का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हेरॉन मार्क 1 इस टाइम इंडियन आर्मी का बेस्ट एरियल सर्विलियंस प्लेटफॉर्म है, जो हमें हर जगह से अप्रॉक्सीमेटली जहाँ भी आप फ्लाई कर रहे हैं वहाँ से 20 से 30 किलोमीटर डीप इनसाइड द टेरिटरी ऑफ अदर नेशंस वी कैन लुक इनसाइड। And right now, if you want to know the capabilities of this aircraft, then it is unmatched. No other aircraft can match the capabilities of this aircraft. It is a beautiful aircraft and it is a time and tested aircraft. और इसीलिए पैकेज फॉर्मेशन में जब भारतीय सेना अपने अटैक हेप्टर्स और उसके अलावा रेकी सर्विलेंस हेप्टर्स को फ्लाई करती है तो ये हेरॉन मार्क 1 एक इम्पॉर्टेंट रोल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ जो होने वाली हर एक हलचल को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम तक भेजता है। तवांग के इस पूरे इलाके में भारत ने ऐसे ही अपनी सर्विलांस यूनिट सेट की हुई हैं। चीन की सेना अपने इलाके में जो भी गतिविधि करती है उसका तुरंत यहां पता चल जाता है और फिर उस इंटेलिजेंस को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक इंटेलिजेंस पहुंचनी चाहिए, ये इसका मुख्य मुद्दा है। इसको करने के लिए हमने विभिन्न फॉरवर्ड लोकेशंस में सेंसर्स लगाए हुए हैं। उन सेंसर्स का फीड हम यहाँ
विभिन्न तरीके से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने पास लाते हैं, उसे एकत्रित करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। सो आज की इस मॉडर्न वॉरफेयर में जहां की बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, जिसे युद्ध की पारदर्शिता बोलते हैं, बहुत ही मायने रखती है। ये किसी भी कमांडर को उसके डिसीजन मेकिंग में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे जितनी भी फीड्स आ रही हैं, लाइव फीड्स हैं, सारी डिटेलिंग इसमें बताई जा रही है कि एनिमी की क्या पोजीशन है, किस तरीके से मूव कर रहा है। जो फीड आपको हर स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ये हमारे ऑपोजिट एनिमी की लोकेशंस हैं। उनकी मूवमेंट को हर वक्त हम मॉनिटर करते हैं और साथ साथ उसे बाकी के सोर्सेज से जो इनपुट आती है उससे कोरिलेट करते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, कोई बाधा इसमें नहीं है सर्विलांस में? नहीं है। हमारे पास ऑल वेदर इक्विपमेंट्स है जो दिन रात या खराब मौसम में भी एनिमी की किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। बेसिक एम ये है कि लड़ाई के दौरान जो इस एयर स्पेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यूज कर पाएं और ऐसा कभी ना हो कि हम उस एयर स्पेस को यूज करें हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। पीछे मैप भी है सर, एनिमी का चैलेंज हो उसको पिन पॉइंट करने के लिए, या फिर एरियल थ्रेट हो रहा है या एरियल एंगेजमेंट हो रहा है, ऐसे में अगर यहाँ से भी एरियल ऑपरेशन लॉन्च होता है तो किस तरीके से उसे अगर आप देखिए, हमारे आपको दिखाया था एक टेडिस का कंप्यूटर है जिसमें पूरा रडार का फीड हमारे को मिल रहा है कि अपने एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं और बाकी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं। सो जो रडार होते हैं हमारे लगे, वो कंटिन्यूसली हमारे मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और दुश्मन के ट्रैक को भी। कभी दुश्मन का ट्रैक हमारे क्लोज आता है तो उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं और बताते हैं अपने ऊपर की ऐसे कुछ मूवमेंट हो रही है, ताकि हम लोग इकट्ठे उसकी तरफ सिनर्जी के साथ एक्शन ले सके। तो ये हमें पूरी फीड रडार से मिलती रहती है हमेशा, और हमेशा हम लोग दिन और रात को ट्रैक करते हैं अपनी मूवमेंट को भी और दुश्मन की मूवमेंट को। यह बात सही है कि अब लड़ाई मॉडर्न तरीकों से होगी, लेकिन इस सुदूर इलाके में मौजूद फौज तक सप्लाई पहुंचाने के लिए यहां सड़कें भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। यह पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहां ऑल वेदर रोड की जरूरत है, जो भारत बहुत तेजी से बना रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने वाली ये नेपिचू टनल है। KM82 से लेकर KM88 यानी 6 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता महज 500 मीटर का हो जाएगा इस टनल के बन जाने से, और इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अलावा ग्रेफ लगातार ये काम कर रहा है। इस टनल को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये दरअसल हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने के लिए ट्रुप मूवमेंट के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टनल है। इसके अलावा सेला पास और दूसरी लॉन्ग टनल्स भी तैयार की जा रही हैं। कुल मिलाकर 3 टनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचाने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे का जो रास्ता है वो सीधा कम करेगा और इसका असर ऑन ग्राउंड ट्रुप मूवमेंट में दिखने लगेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चैलेंजेस हैं और ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी वजह से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि ये 500 मीटर की इफेक्टिव टनल है और यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से साल के करीबन 8 महीने यहाँ पर डेंस फॉग और हैवीनेस रहता था, जिसकी वजह से ये टनल एक गेम चेंजर के तौर पर भारतीय सेना के लिए है। कितना इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टनल है ये वाली, और इसके साथ एडजॉइनिंग जो 2 और टनल बन रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, यानी भारत चीन के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ये टनल कितनी इंपॉर्टेंट होगी? ट्रूप्स के लिए टनल ऐसे इंपॉर्टेंट होगी जो एक्चुअली नीचीफू जगह जो है वहाँ फॉगी एरिया बहुत है। फॉग यानी एटमोस्ट फॉग होता है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। सो टू बाईपास दैट थिंग दिस टनल हैज़ बीन प्रपोज्ड, और जो स्लाइडिंग एरिया जो बीच में आते हैं उनको अवॉइड करने के लिए वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस टनल। ये टनल में किस तरीके से तैयारी की गई है? क्या कम्युनिकेशन लाइन भी होगी अंदर? क्या क्या सेटअप होगा इसके अंदर? राइट, इसमें कम्युनिकेशन लाइंस तो है ही, उसके अलावा जो मॉडर्न फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सब हो गए। स्काडा का मॉनिटरिंग सिस्टम है, एंड देन मॉडल इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग सिस्टम्स भी लगाए गए हैं, लगाए जाएंगे। राइट, सो दैट इज़ द प्रपोजल। और इसमें साइड फुटपाथ दिए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल्स सेफ केबल्स वगैरह का सब भी प्रोविजन दिया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जाने वाली ये कौन सी कितनी टनल हैं जो तैयार होने से टाइम बचेगा, साथ में ट्रुप मूवमेंट में फायदा होगा? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग अभी नेचीफू टनल पे खड़े हैं। ये बालीपाड़ा चारद्वार तवांग रोड की इम्पोर्टेंट टनल है जो नेचीफू पास के फॉगी एरिया को बाईपास करने के लिए बनाया जा रहा है, और ये टनल कंस्ट्रक्शन के बाद ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करेगी सारे आर्मी कन्वॉय के लिए और सिविलियन मूवमेंट के लिए, और रोड लेंथ 6 किलोमीटर से ज़्यादा कम होगी और ट्रेवल टाइम 30 मिनट के आसपास में कम होगी।
सो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंट टनल है। और जो बाकी 2 टनल्स हैं उसकी क्या तैयारी है, किस तरीके से वो होगा? अदर टनल्स भी बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर, और वो अलग अलग स्टेज के डेवलपमेंट प्रोग्रेस स्टेज पे है। कितना टाइम ड्यूरेशन बचेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचने में ट्रूप्स को? मोर देन 1 आवर। भारत को इस इलाके में इतनी तैयारियां इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। वो कभी भी अरुणाचल पर हमला कर सकता है। अरुणाचल उसका 1962 वाला अधूरा ख्वाब है और हमारी फौज की बदौलत ये ख्वाब ही रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।